Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, listeners, subscribers, and everyone. Today we are going to learn the tenses at a glance. आज हम 12 टेंसेस एक नज़र एक झलक में देखेंगे. टेंसेस पर कमांड होना इंतहाई ज़रूरी है. अगर आप अंग्रेज़ी अपनी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको टेंस आने ज़रूरी हैं. टेंसेस सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेंसेस में उर्दू की पहचान होती है. अगर आपकी उर्दू की हर टेंस की पहचान पर कमांड अच्छी है तो टेंस आपको कभी नहीं भूलते. लिहाजा हम शुरू करते हैं सबसे पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. इसकी पहचान है किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हो, ती हो, ते हो वगैरह आता है. जैसे वर्ब फेल खेलना, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, खेलता हूँ, खेलती हूँ, खेलते हों. पढ़ना पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ते हों. तो नून अलिफ ना जो वर्ब के आखिर में आ रहा है वो ता है, ती है, ते हैं, ता हो, ती हो, ते हो में तब्दील हो. ये जुमले के आखिर में आता है. मिसाल में वो जाता है, इसमें जाना जाता है में बदल गया है. हम खेलते हैं, खेलना खेलते हैं में तब्दील हो गया है. लिहाजा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है. एक बात जहन में रखिए, हर ता है, ती है, ते हैं वाला जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होता. ठीक है. जिसमें जुमले में वर्ब यानी फेल आए और फेल का नून अलिफ ना ता है, ती है, ते हैं, ता हो, ती हो, ते हो में तब्दील हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल हाल मुतलिक कहते हैं. ये इस टेंस की पहचान है. इस पहचान को मद्देनज़र रखना और जहन नशीन रखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है. अगर आपको टेंस की पहचान आती होगी तो आप उसके मुताबिक ट्रांसलेशन करना आपके लिए आसान होगा. ता है, ती है, ते हैं, ता हो, ती हो, ते हो. ये वर्ब के आखिर में आने वाला नून अलिफ ना ता है, ती है, ते है में तब्दील होता है. अली क्रिकेट खेलता है, तुम गाना गाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, हम नाश्ता नहीं करते हैं, वो चाय कब बनाते हैं. ये ऐसे जुमले हैं जिसमें आप देखें तो ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, लेकिन वर्ब यानी कि फेल तब्दील हो रहा है ता है, ती है, ते हैं या ता हो, ती हो, ते हो में. तो पहचान इंतहाई ज़रूरी है याद रखना. इसके अलावा एक बात जहन में रखिए कि इस टेंस के अंदर दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं. एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, शी, इट या किसी भी सिंगल पर्सन का नाम. एक सब्जेक्ट प्लूरल होता है जिसे हम आई, वी, दे, यू या प्लूरल पर्सन्स नेम कहते हैं. तो आई, वी, दे, यू ये प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाएंगे. ही, शी, इट या सिंगुलर शख्स का नाम सिंगल सब्जेक्ट कहलाएंगे. तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या एस का इजाफा होता है, आगे ऑब्जेक्ट लगाया जाता है. और प्लूरल सब्जेक्ट्स में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, एस या एस का इजाफा उसके साथ नहीं होता और आगे ऑब्जेक्ट लगाया जाता है. जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें
तो इसके हेल्पिंग वर्ब डू या डज नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो डज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट का होता है और डू हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट्स का होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद डज नॉट, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, दे, यू, इनके साथ डू नॉट, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। और इसी तरह जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले होते हैं, उनमें लफ्ज़ क्या शुरू में आता है और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। जैसे क्या अली क्रिकेट खेलता है, डज अली प्ले क्रिकेट। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। और एक और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे हम डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, वाई वगैरह। इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का। इसके बाद दूसरा टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको उर्दू में फेल माजी मुतलिक कहते हैं। इसकी पहचान जब किसी जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे आए। ये भी वही बात कि वर्ब के आखिर में आने वाला नून अलिफ ना ता था, ती थी, ते थे में बदल जाए, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल माजी मुतलिक कहते हैं। मिसाल, वो खाना खाते थे, हम स्कूल जाते थे, तुम कपड़े धोते थे। ये सारी इसकी पहली पहचान की मिसाल है। दूसरा, जुमले के दरमियान में ने का लफ्ज़ आए और जुमला अलिफ छोटिए बड़िए पर ख़त्म हो। जैसे मैंने खाना खाया, तुमने किताब पढ़ी, हमने आम खरीदे वगैरह। तो लफ्ज़ ने के बाद जुमला अलिफ छोटिए बड़िए पर ख़त्म हो, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दूसरी पहचान कहेंगे। इसी तरह जुमले में ने के बगैर जुमला अगर अलिफ छोटिए बड़िए पर ख़त्म हो जाए तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल माजी मुतलिक की तीसरी पहचान कहेंगे। जैसे वो कमरे में दाखिल हुई, हम देर से लौटे, वो जल्द आ गए। ये ऐसे जुमले हैं जिनमें ने का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उनकी पहचान से पता चल रहा है कि ये अलिफ छोटिए बड़िए पर ख़त्म हो रहे हैं, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल माजी मुतलिक कहलाएंगे। तो पहचान किसी भी टेंस की जहन नशीन रखना, मेमोराइज रखना बहुत ज़रूरी है। ता था, ती थी, ते थे। ने के बाद जुमला अलिफ छोटिए बड़िए पर ख़त्म हो और ने के बगैर भी जुमला अलिफ छोटिए बड़िए पर ख़त्म हो, तो ये तीन स्पेसिफाइड यानी महसूस पहचाने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल माजी मुतलिक की। अगर आप इस टेंस को सीखना चाहते हैं या किसी भी टेंस को सीखना चाहते हैं तो इन पहचानों को आपको याद करना पड़ेगा। वो खाना खाते थे, इसमें ते थे का लफ्ज़ आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहली पहचान। हमने खाया, ने के बाद जुमला अलिफ पर ख़त्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दूसरी पहचान। वो कमरे में आई, ने के बगैर जुमला छोटी पे ख़त्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तीसरी पहचान। इस टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा, सब्जेक्ट्स चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अली प्लेड क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता था या अली ने क्रिकेट खेली।
दे डिड देयर वर्क, वो अपना काम करते थे या उन्होंने अपना काम किया। जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, यानी मनफी जुमले जिसमें नहीं का लफ्ज़ आता है, तो उन जुमलों में डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और चूंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है डू की, तो उसके फ़ौरन बाद जो सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो फर्स्ट होगी। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि सब्जेक्ट्स जितने भी हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, उनके साथ डिड नॉट और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और आगे ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अली डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे उर्दू जुमले जो क्या से शुरू हों और आखिर में उनके सवालिया निशान आए, उसे हम सवालिया या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या तुमने पानी पिया, डिड यू ड्रिंक वाटर, क्या वो खाना खाते थे, डिड दे ईट फूड। इसके बाद डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम दोहरे सवालिया जुमले भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी आता है, जिनमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह के अल्फाज आएँ। तो इनमें इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यूज के फ़ौरन बाद डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। डब्ल्यूज में हु एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या यस के इजाफे के साथ आएगी। तो इस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पर किसने दस्तक दी। अब चलते हैं अपने तीसरे इंडेफिनिट टेंस जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं उस पर। टेंसेस समझने के लिए काइंडली इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको 12 टेंसेस पर अबूर और कमांड हासिल हो जाए। इसकी पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फेल मुस्तकबिल मुतलिक, ऐसे जुमले जो आने वाले ज़माने में या मुस्तकबिल में ऐसे काम किए जाएं जो आने वाले ज़माने या मुस्तकबिल में हों। इसकी पहचान उर्दू जुमले के आखिर में ऊँगा, एगा, एंगे वगैरह के अल्फाज आएं। जैसे जाऊँगा, जाना से जाऊँगा, खेलना से खेलूँगा, पढ़ना से पढ़ूँगा, उठना से उठूँगा, खाना से खाएंगे, खाना से खाएगा, खाना से खाएगी वगैरह। इसकी मिसाल वो खाना खाएंगे, खाना वर्ब है, खाएंगे इसकी पहचान है। क्या तुम बाज़ार जाओगे, जाना वर्ब है, जाओगे इसकी पहचान है। तो जैसे आपको बताया कि ऊँगा, एंगे, एगा वगैरह के अल्फाज आएँ, ये वर्ब तब्दील करेगा जाएं, जाना से जाएंगे, जाना से जाऊंगा, आना से आऊंगा वगैरह। ठीक है। तुम खत लिखोगे, वो खत पढ़ेंगे। हम टीवी देखेंगे, क्या तुम कल स्कूल जाओगे। तो ये सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फेल मुस्तकबिल मुतलिक की पहचाने हैं। जैसे मैंने बार बार बताया, किसी भी टेंस को समझने के लिए उसकी पहचान पर मुकम्मल अबूर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहचाने आप अच्छी तरह से याद करें ताकि आपको टेंस आ जाएं और आप ट्रांसलेट चाहे उर्दू में है चाहे इंग्लिश में आसानी से कर सकें। इस तरह के जुमलों में दो तरह के काम भी होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे जुमलों में, ऐसे उर्दू जुमलों में कोई हुक्म, कोई मजबूरी, ज़रूर, लाज़मन, हरगिज़ के अल्फाज आएँ,
तो इनको हम इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल दोनों को उल्ट कर देते हैं, यानी विल को शैल की जगह और शैल को विल की जगह पर प्लेस करेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब जैसे आपको बताया गया है, इसमें विल या शैल आते हैं। आई और वी दो सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ शैल का इस्तेमाल होगा। आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ विल का इस्तेमाल होगा और नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। आई शैल सिंग सॉन्ग्स, मैं गाने गाऊंगा। यू विल प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलोगे। ठीक है। अगर जुमले में हरगिज, जरूर, लाजमन के लफ्ज आए या हुक्म या कोई मजबूरी जाहिर की गई हो तो आई और वी के साथ शैल की बजाय विल का इस्तेमाल होगा। और अगर ही, शी, इट, दे, यू सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें विल की बजाय शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगा। अब ये किसी हुक्म या किसी मजबूरी या पुख्ता इरादा उसका जिक्र किया जा रहा है, इरादे की पुख्तगी का। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे आई विल गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट्स के बाद विल या शैल आएगा, उसके फौरन बाद नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्या उर्दू जुमले में शुरू में आता है और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्या तुम गाना गाओगे, विल यू सिंग अ सॉन्ग। क्या हम स्कूल जाएंगे, शैल वी गो टू स्कूल। इसी तरह डब्ल्यूज यानी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यूज के बाद विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। लिहाजा हम अगर उसकी उर्दू करें, इंग्लिश करें तो कुछ इस तरह होगी। तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो। इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स में टुमारो, नेक्स्ट और इन के बाद जब टाइम दिया गया हो तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। जैसे शी विल कम इन 5 मिनट्स, सो इन के बाद 5 मिनट्स का टाइम दिया गया है, लिहाजा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रेलेवेंट सेंटेंस है। उसके बाद हु, डब्ल्यूज का ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें हु में फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के अंदर हु के साथ विल का इस्तेमाल आमतौर पर होता है। उसके आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। जैसे हु विल प्ले हेयर, यहाँ कौन खेलेगा। तो इसको आप ये जहन नशीन रखें कि आई और वी के साथ शैल, ही, शी, इट, दे, यू के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अगर कोई हुक्म, मजबूरी, ज़रूरी या हरगिज, लाजमन के अल्फाज आए तो चेंज हो जाता है। तीसरा हमारा टेंस कॉन्टिन्यूअस है। चौथा, ये कॉन्टिन्यूअस की जो लिस्ट है उसमें ये पहला टेंस है। 3 कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। इनमें सबसे पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इस टेंस की पहचान जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं के अल्फाज आते हैं। मिसाल, वो साइकिल चला रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आए। अब ये क्या है, पहचान कैसे की जाती है। देखें, जुमले जो वर्ब है, फेल है, उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। जैसे आना
नून अलिफ ना आया, जाना नून अलिफ ना आया, खेलना नून अलिफ ना आया, ठीक है। मुखालफत करना नून अलिफ ना आया। तो आप इन सब में नून अलिफ ना को हटा देंगे और वहाँ रहा है, रही है, रहे हैं लगा देंगे। जैसे खेलना से खेल रहा है, नून अलिफ ना को हटा दें तो खेल रहा है। इसी तरह खेल रही है। पढ़ना से पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, पढ़ रहा है। लिखना से लिख रहा है, लिख रही है, लिख रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, जिसमें हम नून अलिफ ना को हटा देंगे और वहाँ रहा है, रही है, रहे हैं उसकी जगह प्लेस कर देंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाले काम हैं। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे हम ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन का नाम कहते हैं, उसके साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है और उसके आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी वाली फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वो लगाई जाती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। कीप रिमेंबर, आईएनजी वाली फॉर्म, ये मैं आपको इसके इख्तिताम पे बताता हूँ कंटिन्यूस के कि आईएनजी वाली फॉर्म क्या होती है। एनी हाउ, हम अभी इस टेंस की बात कर रहे हैं। आई के साथ एम का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। दे, यू, वी और प्लूरल्स के साथ आर का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। अब इसकी मिसाल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। यू आर सिंगिंग सॉन्ग्स, तुम गीत गा रहे हो। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नहीं का लफ्ज दरमियान में आएगा और उसमें नॉट लगाया जाएगा इंग्लिश में, और वो लगाया जाएगा इज, एम, आर के फौरन बाद, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले, जिसमें हम क्या का लफ्ज शुरू में आता है और आखिर में सवालिया निशान आए, उसे हम सवालिया जुमले या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे जुमलों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं, यानी इज, ही, शी, इट से पहले लिखा जाएगा, एम, आई से पहले लिखा जाएगा, आर, दे, यू, वी से पहले लिखा जाएगा और उसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज का दूसरा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे काम जो माजी में शुरू हुए हों उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फेल माजी जारी कहते हैं। ऐसे उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे के अल्फाज आते हैं। जैसे जाना से जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। खेलना से खेल रहा था, खेल रही थी, खेल रहे थे। पढ़ना से पढ़ रहा था, पढ़ रही थी और पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि नून अलिफ ना जो वर्ब में आ रहा है, अगर हम उसको हटा दें, उसकी जगह रहा था, रही थी, रहे थे के अल्फाज लगाएं, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के मुताबिक होंगे। अगर आप इन मिसालों को गौर करें, वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, हम टीवी नहीं देख रहे थे। तैयारी करना वर्ब है, नून अलिफ ना हटाकर रहे थे लगा दिया गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हम टीवी नहीं देख रहे थे, देखना फॉर्म ऑफ वर्ब है, नून अलिफ ना हटाकर रहे थे लगा दिया गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। लिहाजा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी,
रहे थे आएगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होंगे वो वाज या वर हैं, और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। देखें, वाज का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। अब इसमें आई, ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन का नाम वहां वाज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा। दे, यू, वी या प्लूरल पर्सन्स नेम। प्लूरल पर्सन्स नेम से मुराद के दो अशखास के नाम, अहमद एंड सुल्तान, जब कंजंक्शन को से जोड़ के दो अल्फाज को मिलाया जाए तो वो प्लूरल हो जाते हैं, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करेंगे। आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट्स के बाद वाज या वर, उसके फौरन बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो चाय नहीं बना रहा था, ही वॉज नॉट मेकिंग टी। ठीक है। और इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले, जिसमें क्या का लफ्ज शुरू में आता है और आखिर में सवालिया निशान, तो ऐसे जुमलों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख दिए जाते हैं, यानी वाज और वर अपने अपने सब्जेक्ट से पहले लिख दिए जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गाना गा रहे थे, वर यू सिंगिंग सॉन्ग। क्या वो चाय पी रहे थे, वर दे टेकिंग टी। उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिनमें डब्ल्यूज का लफ्ज आए, यानी क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह। डब्ल्यूज के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का इस्तेमाल होगा। उसके फौरन बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट टेंस हमारा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जुमले के आखिर में आए तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मिसाल, वो जा रहा होगा, क्या तुम खाना खा रहे होगे। इसमें वर्ब के आखिर में आने वाले नून अलिफ ना को हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में बदल देंगे। जैसे जाना से जा रहा होगा, खाना से खा रहे होंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपने कंटिन्यूअस टेंस में तसलसल को अगर देखें तो रहा, रही, रहे, इस टेंस के यानी तीनों कंटिन्यूअस में आ रहा है मुसलसल। लेकिन चूंकि प्रेजेंट का है तो है और हैं लगेगा, पास्ट का होगा तो था थी लगेगा, और अगर फ्यूचर का होगा तो होगा, होगी, होंगे का इस्तेमाल होगा। और इसमें एक और चीज़ काम है ना तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल। हेल्पिंग वर्ब्स इन तीनों के डिफरेंट हैं, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एक ही इस्तेमाल की जाती है, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अगर हम इसके फ़िक्रों की बात करें, वो टीवी देख रहे होंगे, यानी आने वाले ज़माने में ये काम हो रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसके विल बी या शैल बी हैं, और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। जैसे आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। नेगेटिव में जाएंगे तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव में जाएंगे तो शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्या का लफ्ज़ आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। तो लिहाजा याद रखिए कि इसके विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वो इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म याद रखें, उस फॉर्म को कहते हैं, इसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद इस्तेमाल की जाती है।
इसके अलावा एक जेरेंड वाली फॉर्म यानी जेरेंड भी होता है, जो कि सब्जेक्ट के तौर पर बतौर सब्जेक्ट नाउन के तौर पर किसी जुमले के शुरू में आए तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। और अगर एक सेंटेंस के अंदर दो फॉर्म्स आ जाएं, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाली एक फॉर्म आ जाए, तो दूसरी फॉर्म हमेशा सेकंड फॉर्म होगी। तो ये याद रखें, इन्फिनेटिव वर्ब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म को कहते हैं, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हमारे तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस की आपको डिटेल से मैंने समझा दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं के अल्फाज आएँ और जुमले के दरमियान में ने के बाद अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये हैं। अब ये चुका है, चुकी है, चुके हैं क्या है? देखें वही बात कि फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में आने वाला लफ्ज़ नून अलिफ ना जब चुका है, चुकी है, चुके हैं में बदल जाए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो जाएं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो खाना खा चुके हैं, तुम किताब पढ़ चुके हो, मैं खत लिख चुका हूँ, असलम नए जूते खरीद चुका है। इसी तरह जुमले में ने के बाद अलिफ है, छोटी है, बड़ी हैं के अल्फाज आएँ। मिसाल के तौर पर मैंने खाना खा लिया है, तुमने खत लिख लिया है, हमने किताब पढ़ ली है, उसने नए जूते खरीद लिए हैं, हमने टीवी देख लिया है। तो ये सब में ने के बाद अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये हैं के अल्फाज आ रहे हैं, लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट उस ज़माने या उस टेंस को कहा जाता है जो ऐसे काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो जाएं, यानी हाल में मुकम्मल होने वाले, कंप्लीट होने वाले कामों को प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। इसकी दो पहचानें हैं और दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोनों को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है टेंस को लर्न करने के लिए, क्योंकि अगर आपको उर्दू की पहचान नहीं आती जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपके लिए ट्रांसलेशन करना इंतहाई मुश्किल होगा। चूँकि ये काम परफेक्ट हो जाते हैं, लिहाजा इनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और हैज़ या हैव इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनमें ही, शी, इट, उनके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। जो सब्जेक्ट प्लूरल हैं यानी आई, वी, दे, यू, उनके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। लिहाजा सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ या हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, तुम नहा चुके हो, यू हैव टेकन अ बाथ, वो क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का लफ्ज़ उर्दू में आएगा और इंग्लिश में हैज़ या हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब उसकी मिसाल कुछ इस तरह है, वो आराम नहीं कर चुका है, ही हैज़ नॉट टेकन अ रेस्ट। हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, उसने आराम नहीं किया है, ही हैज़ नॉट टेकन अ रेस्ट, उसने आराम नहीं किया है। ने के बाद अलिफ है, छोटी है, बड़ी है पर जुमला ख़त्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। ने के बाद अलिफ, छोटी है, बड़ी है पर जुमला ख़त्म हो जाए तो पास्ट इंडेफिनिट। कीप रिमेंबर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम सवालिया जुमले कहते हैं, उनमें क्या का लफ्ज़ शुरू में आता है और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। लिहाजा हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। क्या तुम आराम कर चुके हो, हैव यू टेकन अ रेस्ट, क्या वो खेल खेल चुका है, हैज़ ही प्लेड अ गेम। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम डब्ल्यू सेंटेंसेस भी कहते हैं, उनमें वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई वगैरह के अल्फाज आते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं।
परफेक्ट का दूसरा टेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसे आप बहुत ज़्यादा ज़हन नशीन रखें, क्योंकि कोई भी स्टोरी अगर हमने लिखनी हो और वो पास्ट से रेलेवेंट हो तो हम पास्ट इंडेफिनेट में और पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इसकी मिसाल और इसकी पहचानें आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए। जब भी किसी उर्दू जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे के अल्फाज आए, इसके अलावा जुमले के दरमियान में ने का लफ्ज़ आए और आखिर में अलिफ था, छोटिए थी, बड़िए थे के अल्फाज आए, वो खाना खा चुका था, उसने खाना खा लिया था, हम किताब पढ़ चुके थे, हमने किताब पढ़ ली थी, वो टीवी देख चुका था, उसने टीवी देख लिया था। उसके बाद तीसरी किस्म की इसकी पहचान ऐसे उर्दू जुमले जिनके दो हिस्से हों। उनमें एक हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी ऐसा काम जो पहले ख़त्म हो जाए, और दूसरा हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी ऐसा काम जो बाद में ख़त्म हो। लिहाजा जो काम पहले ख़त्म होगा उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, उसका तर्जुमा पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो काम बाद में ख़त्म होगा उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे और उसका तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे और बाद में करेंगे। ये जहन में रखें। जैसे इसकी मिसाल लिखी है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। मरीज़ मर चुका था, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका ट्रांसलेशन या इसका तर्जुमा हम पहले करेंगे और पास्ट परफेक्ट में करेंगे। डॉक्टर के आने से, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसे हम मातहत क्लॉज कहते हैं। इसका तर्जुमा हम पास्ट इंडेफिनेट में और बाद में करेंगे। अब जो मातहत क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके खुद से कोई मानी नहीं होते, याद रखिए। इसको अपने साथ प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होती है, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी मातहत क्लॉज की कोई ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा कीप रिमेंबर कि प्रिंसिपल क्लॉज शुरू में होगी, उसका तर्जुमा हम शुरू में पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और बाद वाले हिस्से यानी बाद वाली क्लॉज जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, उसका तर्जुमा हम बाद में पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इसकी दूसरी मिसाल है, क्या तुम पहले ही मकान तामीर कर चुके थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, पहले ही का लफ्ज़ भी शो करता है कि ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है, क्योंकि ऑलरेडी, टिल, सिंस, फॉर ये अल्फाज पास्ट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, और जुमले का एक हिस्सा यानी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम हैड कहते हैं, और हैड हर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। यानी अगर ही शीट सिंगुलर हैं, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, आई, वी, दे, यू, उन सब के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, वो है हैड, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाएगी। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, वो क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल चुका था, हैड ही प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट कहाँ खेल चुका था, वेयर हैड ही प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेल चुका था, हु हैड प्लेड क्रिकेट। लिहाजा हमने इसकी मिसालों पर भी गौर करना है और इसकी पहचान पर भी। जैसे मैं नाश्ता कर चुका था, आई हैड ईटन टेकन ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता कर चुका था, हैड आई टेकन ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कब कर चुका था, व्हेन हैड आई टेकन ब्रेकफास्ट। कौन नाश्ता कर चुका था, हु हैड टेकन ब्रेकफास्ट। डॉक्टर के आने से पहले मरीज सेहतयाब हो चुका था, द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज सेहतयाब नहीं हो चुका था,
द पेशेंट हैड नॉट रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज सेहतयाब हो चुका था? हैड द पेशेंट रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज कैसे सेहतयाब हो चुका था? हाउ हैड द पेशेंट रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो इस तरह से मिसालों से आपको इस टेंस के मुतालिक समझा दिया गया है। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का स्टोरी राइटिंग में कॉम्बिनेशन होता है। आप इसको जहन नशीन रखें और इसकी पहचानों को याद करें। तीसरा परफेक्ट का टेंस फ्यूचर परफेक्ट, जो आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल होंगे उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी ज़माना मुस्तकबिल में मुकम्मल होने वाले काम। तो ऐसे कामों की पहचान जब किसी उर्दू जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के अल्फाज आएँ, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहली पहचान कहेंगे। जैसे वो खाना खा चुके होंगे, मेमार मकान तमीर कर चुके होंगे, क्या मज़दूर मज़दूरी कर चुके होंगे। तो ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के अल्फाज आएँ, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहली पहचान कहेंगे। उसके बाद उर्दू जुमलों में नी के बाद जुमला अलिफ होगा, छोटिये होगी, बड़िये होंगे पर ख़त्म हो। मिसाल के तौर पर उसने आम खाए होंगे, ने के बाद बड़िये होंगे आ गया। तुमने टीवी देखा होगा, ठीक है, ने के बाद अलिफ होगा आ गया। उन्होंने चाय पी होगी, ने के बाद छोटी ये होगी का लफ्ज़ आ गया। तो ये वो अल्फाज हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस टेंस में भी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आती हैं। ऐसे जुमले में ऐसे काम जो पहले ख़त्म हों उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे, और जो बाद में ख़त्म हो यानी प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, और उनका तर्जुमा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाएगा। और ऐसे काम जो जुमले में बाद में ख़त्म हो उन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, यानी मातहत क्लॉज, और उनका तर्जुमा बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। ठीक है, इसको आप जहन में रखें। पास्ट परफेक्ट में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। फ्यूचर परफेक्ट में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका तर्जुमा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा। सो कीप रिमेंबर दिस थिंग। मिसाल, वो खाना खा चुके होंगे, क्या उन्होंने अखबार पढ़ लिया होगा। तो ने के बाद अलिफ होगा, छोटी ये होगी, बड़ी ये होंगे आ गया, और आखिर में लफ्ज़ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ गया। तो मिसालों को और इसकी पहचानों को ज़रूर ज़हन नशीन रखें। ये बहुत ज़रूरी हैं टेंसेस सीखने के लिए, और ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू करने के लिए। तो तीनों परफेक्ट में एक चीज़ कॉमन है, फिर आप गौर करें, चुका, चुकी, चुके, और ने वाली पहचान भी तीनों परफेक्ट में कॉमन है। वो प्रेजेंट परफेक्ट था, उसमें अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, आखिर में आता है। पास्ट परफेक्ट है, उसमें अलिफ था, छोटी थी, बड़ी थे, आखिर में आता है। फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें अलिफ होगा, छोटी होगी, बड़ी होंगे आएगा। और ये ने वाली पहचान एक और टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें अलिफ छोटी है, बड़ी पर जुमला ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक विल हैव या शैल हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में डिस्कस कर दिया था कि आई वी के साथ शैल, ही शी इट दे यू के साथ विल। इधर भी आई वी के साथ शैल हैव, ही शी इट दे यू के साथ विल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। और चूंकि काम परफेक्ट हो गए हैं, लिहाजा हम तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसालों को देखते हैं।
I shall have drunk cold water. मैंने ठंडा पानी पिया होगा या मैं ठंडा पानी पी चुका हूँगा. I shall not have drunk cold water. मैंने ठंडा पानी नहीं पिया होगा या मैं ठंडा पानी नहीं पी चुका हूँगा. Shall I have drunk cold water? क्या मैंने ठंडा पानी पिया होगा या क्या मैं ठंडा पानी पी चुका हूँगा. When shall I have drunk cold water? मैंने ठंडा पानी कब पिया होगा या मैं ठंडा पानी कब पी चुका हूँगा. डॉक्टर के आने से पहले मरीज सेहतयाब हो चुका होगा. The patient will have recovered before the doctor comes. डॉक्टर के आने से पहले मरीज सेहतयाब नहीं हो चुका होगा. The patient will not have recovered before the doctor comes. क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज सेहतयाब हो चुका होगा. Will the patient have recovered before the doctor comes? डॉक्टर के आने से पहले मरीज सेहतयाब कैसे हो चुका होगा. How will the patient have recovered before the doctor comes? तो इसमें भी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि उस क्लॉज को कहते हैं जिसे अपने साथ किसी भी क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती. फोर्थ कैटेगरी हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ऐसे काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होकर फिर से जारी हो जाएं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है या कहा जाता है. इस टेंस की भी दो पहचानें हैं. एक पहचान मुद्दत के बगैर है. मुद्दत के बगैर क्या लफ्ज़, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई टाइम नहीं दिया होता, यानी कल, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं होता, तो ये मुद्दत के बगैर है. तो हम इसका जो पहचान है वो इस तरह करेंगे. मुद्दत के बगैर जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं के अल्फाज आते हैं. ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं के अल्फाज आते हैं. मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता रहा है. इसमें टाइम कोई नहीं दिया गया, यानी ये नहीं बताया गया कि वो कब स्कूल जाता रहा है. सिर्फ पहचान से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं का इस्तेमाल किया गया है. इस टेंस की दूसरी पहचान मुद्दत के साथ है. मुद्दत कहते हैं कल से, शाम से, सुबह से, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, रात से, इन सब अल्फाज के साथ जब जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं के अल्फाज आएँ, तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मुद्दत वाली पहचान से जाहिर करेंगे. इसकी मिसाल, वो सोते रहे हैं, वो सुबह से सो रहे हैं. हम कल से टीवी देख रहे हैं. क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो? तुम कब से इस मकान में रह रहे हो? तो ये सारे अल्फाज जिनमें मुद्दत के लफ्ज़ आए और साथ से का लफ्ज़ भी आए और आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं की पहचान हो, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है. सिंस स्पेसिफाइड टाइम्स के साथ, जबकि फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम्स के साथ इस्तेमाल होता है. सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल. सिंस का इस्तेमाल सुबह से, शाम से, कल से, रात से, जवानी से, बचपन से, बुढ़ापे से,
मंडे से, सोमवार से, मंगल से, बुध से, जुमेरात से यानी दिनों के नाम के साथ। उसके बाद जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से यानी महीनों के नाम के साथ। 2011 से, 1857 से, 1920 से यानी साल के नाम के साथ सी का लफ्ज़ आए तो वहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कब से सिंस। इसके बाद फॉर की बात करते हैं। इसमें कोई टाइम स्पेसिफाइड गिवन नहीं होता। इसमें हम फॉर का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, घंटों के साथ, मिनटों के साथ, महीनों के साथ तादाद बयान की गई हो जिसमें, वहाँ हम फॉर लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन है। इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। सिंस और फॉर का मैंने आपको समझा दिया है कि फॉर का इस्तेमाल उन अल्फाज के साथ होगा जिसमें कोई टाइम स्पेसिफाइड गिवन ना हो, जैसे 1 मिनट से, 2 मिनट से, 3 मिनट से, 10 मिनट से, 10 साल से, 15 दिन से, ठीक है, 15 महीनों से, 10 महीनों से, 1 माह से, आधे घंटे से, ये सारे फॉर, या कई दहाइयों से, कई सदियों से, तो इनमें फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको इसकी मिसाल बयान की जाती है। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ? हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहा हूँ? वेयर हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो हम यहाँ सिंस या फॉर का भी इस्तेमाल करेंगे, और हैज़ या हैव के बाद बीन इस्तेमाल होगा। हैज़ याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ हैज़ बीन, आई वी दे यू के साथ हैव बीन, और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल की जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर सिंस या फॉर अगर टाइम दिया गया होगा तो सिंस या फॉर लगेगा, अगर टाइम नहीं दिया गया होगा तो ऑब्जेक्ट पर जुमला ख़त्म हो जाएगा। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते रहे हैं? वेयर हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलते रहे हैं? और हु हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता रहा है। ठीक है, तो इसकी दो पहचानें हैं, दोनों पहचानों को आपने ज़हन नशीन रखना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का दूसरा टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे काम जो माजी में जारी मुकम्मल होकर फिर से जारी हो गए हों उन्हें हम माजी मुकम्मल जारी ज़माना कहेंगे। लिहाजा ऐसे जुमलों में की भी दो पहचानें होती हैं, एक मुद्दत के बगैर, दूसरी मुद्दत के साथ। मुद्दत के बगैर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे जुमले के आखिर में आएगा। जैसे वो सोते रहे थे, हम पढ़ते रहे थे, तुम खेलते रहे थे, अली बोलता रहा था, वो खाते रहे थे। और अगर हम मुद्दत के साथ पहचान की बात करें तो जुमले के आखिर में अगर मुद्दत दरमियान में हो और उसके साथ से का लफ्ज़ हो तो जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे के अल्फाज आएंगे। जैसे वो सुबह से सो रहे थे, हम रात से क्रिकेट खेल रहे थे, तुम कब से यहाँ रह रहे थे। ठीक है, वो शाम से कहाँ जा रहा था। तो ऐसे अल्फाज जिनमें मुद्दत के साथ से का लफ्ज़ आए वहाँ हम, और आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। अगर इस जुमले में मुद्दत ना हो और आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो क्या ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों?
इसलिए कि पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है मुद्दत के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, मुद्दत के बगैर नहीं। अगर मुद्दत इसमें टाइम नहीं होगा और रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो वो इस टेंस का जुमला नहीं है, बल्कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। लिहाजा मैं बार बार एक बात करता हूँ कि आपको टेंसेस पर अबूर हासिल करने के लिए इनको एक दफ़ा ज़रूर समझना चाहिए। देखें, हम ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे लिए बहुत आसान होगा अगर हम टेंसेस पर अपनी कमांड अच्छी कर लें। जिस वक्त हमारी कमांड टेंसेस पर अच्छी हो जाएगी, किसी भी किस्म का जुमला ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत आसान होगा और उसमें कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये बिलखसूस स्टूडेंट्स यानी तलबा के लिए बात बताई जा रही है कि आप टेंसेस को इस तरह से पढ़ें या इस तरह से उनको समझें कि आपके लिए आसानी हो उसे समझना और उसको करना। अगर ये आपके लिए मुश्किल बन जाए, यानी आपको समझ ना आए इसकी, तो फिर आसान नहीं होगा। और समझ इस वजह से नहीं आती क्योंकि आप लोगों को इसकी पहचान पर अबूर नहीं होता। एनीवेज, हेल्पिंग वर्ब इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन इस्तेमाल होंगे। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से गाना नहीं गा रही थी। हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। वेयर हैड अली बीन सेइंग हिज लेसन, अली अपना सबक कहाँ सुना रहा था। सिंस व्हेन हैड अली बीन सेइंग हिज लेसन, अली अपना सबक कब से सुना रहा था। Who had been living here for 10 years, यहाँ 10 साल से कौन रह रहा था। अब जो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, वो कैसे होगा। He had been playing cricket, वो क्रिकेट खेलता रहा था। You had not been singing a song, तुम गाना नहीं गाते रहे थे। Had Ali been telling a lie, क्या अली झूठ बोलता रहा था। Where had you been staying, तुम कहाँ क्याम करते रहे थे। और who had been playing, कौन खेलता रहा था। लिहाजा फिर जहन में रखिए कि इसकी पहचानें दो हैं, मुद्दत के बगैर और मुद्दत के साथ। सिंस और फॉर का यूज़ मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिटेल से बता दिया है कि किन अल्फाज के साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा और किन अल्फाज के साथ फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आपको इसकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का तीसरा और आखिरी टेंस, 12वां टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल होकर फिर से जारी हो जाए। तो इसमें पहली पहचान मुद्दत के बगैर। मुद्दत यानी कोई टाइम नहीं होगा, सुबह से, शाम से, रात से, 2 घंटे से, 2 बजे से, 10 साल से, ऐसे अल्फाज नहीं आएंगे। और आखिर में आएगा ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। और दूसरी पहचान मुद्दत के साथ है, यानी इसमें मुद्दत दी गई होगी, यानी सुबह से, शाम से, रात से, जवानी से, बचपन से, बुढ़ापे से, 2 घंटे से, 10 साल से, कई सालों से। लेकिन आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पहले मुद्दत के बगैर वाली पहचान की मिसाल देखते हैं। क्या वो रोते रहे होंगे। तो जैसे मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि वर्ब के आखिर में आने वाला नून अलिफ ना ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे में तब्दील हो गया, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है।
दूसरी पहचान मुद्दत के साथ वाली। हम कल से स्कूल जा रहे होंगे। इसमें मुद्दत से का लफ्ज़ आ गया और रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, इस तरह के अल्फाज आएँ और मुद्दत के साथ से का लफ्ज़ आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की दूसरी पहचान होती है, जिसमें मुद्दत का इजहार या मुद्दत का जिक्र किया जाए। और याद रखें कि अगर इसमें से मुद्दत निकाल दी जाए तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो इस टेंस की पहचान बाकी नहीं रहती, बल्कि वो पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चली जाएगी। जैसे अगर आए वो खेल रहा होगा तो ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन अगर आए वो शाम से खेल रहा होगा, वो सुबह से खेल रहा होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए टेंसेज एट अ ग्लैंस यानी टेंसेज 12 टेंसेज एक झलक में देख रहे हैं, यानी एक ही वीडियो में आपको 12 टेंसेज पढ़ाए और समझाए जा रहे हैं, लिहाजा गौर से इख्तिताम तक देखिए। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फर्स्ट प्लस आईएनजी लगाई जाएगी। मिसाल, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँगा। वेयर शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट कहाँ खेलता रहा हूँगा। तो इसमें मुद्दत की बात की जा रही है, लेकिन मुद्दत नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर हम इसकी ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगी पहचान में करेंगे। अब मुद्दत के साथ वाली पहचान, वी शैल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से गाने गा रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से गाने नहीं गा रहे होंगे। शैल वी हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटे से गाने गा रहे होंगे। वेयर शैल वी हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से गाने कहाँ गा रहे होंगे। ठीक है, क्या वो इस मकान में कई सालों से रह रहे होंगे। विल दे बी लिविंग इन दिस हाउस फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों की इंग्लिश सेवरल ईयर्स। तुम कब से चाय पी रहे होगे। सिंस व्हेन विल यू हैव बीन टेकिंग टी, लिहाजा इसमें विल या शैल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन और ही शी इट दे यू के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर जुमले में कोई हुक्म, मजबूरी, ज़रूर या इरादे की पुख्तगी हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आई वी के साथ विल हैव बीन और बाकी सब के साथ शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप इस वीडियो को गौर से देखें और टेंसेस को एक दफ़ा फिर समझने की कोशिश करें। एक ही वीडियो में आपको 12 टेंसेस समझाए गए हैं। काइंडली इस वीडियो को बार बार देखें, इसको शेयर करें और इसको समझने की कोशिश करें। अभी भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।